हैदराबाद से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उससे हूँ और पिछले 8 साल से फरीदाबाद रहता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें, क्योंकि ये जो सेशन है इसमें स्टोरी का थोड़ा सा रहेगा, तो मैं थोड़ी सी स्टोरी आज आपके सामने शेयर करूंगा। और आप सभी मतलब एकांत में बैठिए, डिस्टरबेंस नहीं रहे, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो फिर आपका ध्यान अगर इधर उधर जाता है तो बात बनेगी नहीं। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मेरे दादाजी हरियाणा पुलिस से हैं, पिताजी इंडियन आर्मी से हैं, हम 3 भाई हैं, मैं बड़ा हूं। दोनों छोटे भाई एडवोकेट हैं और एक सिस्टर है, वो आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर है। और फैमिली बैकग्राउंड में बात करें तो पिताजी 4 भाई हैं, पिताजी भी बड़े हैं, उनसे उनके भी 2 छोटे भाई और 2 सिस्टर हैं। तो इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है। और मैं अपने परिवार में बात करूं तो मैं और मेरी वाइफ और 2 बच्चे, मेरी बेटी खुशी जो +2 में अभी एग्जाम दे रही है और बेटा 8वीं क्लास में है आयुष। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट पलवल का जो उस समय का टॉप स्कूल था निशांत पब्लिक स्कूल में मेरी शुरुआती एजुकेशन रही। सीबीएसई बोर्ड से था और उस समय के जितने भी हमारे मतलब बड़े बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो उनके बच्चे मेरे साथ पढ़े। उसके बाद स्कूल चेंज हुए क्योंकि फादर साहब को सिर्फ पैसे देते थे और हमारे जो चाचा जी थे उनका यही काम था कि इनको एडमिशन कहाँ कराना है, तो वो डिसीजन चाचा जी का था। तो हमारे स्कूल लगातार बदले और लास्ट में सरस्वती हाई स्कूल से मैंने 10वीं की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं लुधियाना चला गया, पंजाब। मेरा सब्जेक्ट था मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पढ़ाई चल रही है। फादर साहब ने रिटायरमेंट होने के बाद सन 84 में फादर साहब रिटायर हुए आर्मी से और रिटायर होने के बाद उन्होंने 86 में वर्कशॉप लगाई फरीदाबाद सेक्टर 18 में। और फौजी फैब्रिकेशन के नाम से वर्कशॉप होती थी। गेट, ग्रिल, कोठियों में जितना भी सामान लगता है लोहे का वो सारा वो बनाते थे और बहुत अच्छी इनकम थी और जिंदगी चल रही थी। लुधियाना पड़ रहा था क्योंकि पापा पैसा भेजते थे। जब बाप कमाता है तो फिर आप समझ सकते हैं आदमी फ्री रहता है। तो अचानक एक दिन फादर साहब की तबीयत खराब होती है, वर्कशॉप बंद हो जाती है। मैं जब वापस आया तो मतलब मुझसे देखा नहीं गया पापा की जो कंडीशन थी। तो मैंने बोला बताओ क्या करना है, तो उन्होंने बोला तू पढ़ाई कंप्लीट कर। तो मुझे समझ आ गया था कि अब मेरा पढ़ना संभव नहीं है, अगर मैं पढ़ूंगा तो ये तीनों जो छोटे भाई और बहन है इनका शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो कुछ जॉब ट्राई की तो उस समय मुझे तो कोई नॉलेज नहीं थी, तो मुझे जॉब तो कोई मिली नहीं। तो फादर साहब ने बोला कि अगर ये वर्कशॉप संभाल सकता है तो देख ले। तो वर्कशॉप संभाली, सुबह 6 बजे निकलना, रात को 12-1 बजे आना, ये डेली का रूटीन था। 3.5 साल ये सब रहा। और एक दिन मेरा मन किया कि मैं इस काम के लिए नहीं बना, तो मैंने फादर साहब को मना कर दिया कि मैं अब ये वर्कशॉप नहीं चलाऊं। तो उन्होंने बोला कि फिर ये इनकी पढ़ाई कैसे होगी, तूने तो वादा किया था, तूने प्रॉमिस किया था, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा वो आप टेंशन मत लो, इनका सब कुछ होगा, पर मैं ये नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा। तो फिर मैंने काम चेंज किया, मैं डेटा एंट्री में गया, वहां काम किया। उसके बाद मैं सेल्स में गया, मैंने आइडिया के पोस्ट पेड कनेक्शन सेल किए। उसके बाद अपना जब मैं जॉब करता था तभी मेरी सगाई कर दी गई और मैंने फादर साहब को बोला था कि ये 2000 रुपए की सैलरी में आप एक और पंगा पाल रहे हो, 1 साल और दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं तू बड़ा है, तेरा ही नंबर नहीं आएगा तो इन बाकियों की शादी भी करनी है। और वो अपनी जगह सही भी है क्योंकि फादर का यही फर्ज रहता है कि पढ़ा लिखा के शादी करो और फ्री हो जाओ। तो मेरी सगाई हो गई और फिर उसके बाद मैंने मोबाइल का काम सीखा। काम सीखते सीखते अपना मोबाइल की शॉप शुरू की सुनील कम्युनिकेशन के नाम से। तो तब मेरी शादी हो गई। 4 मई 2005 को मेरी शादी हुई और उसी समय मैंने अपनी शॉप स्टार्ट की। और उसके लगभग 1 साल बाद दिसंबर की बात है 2006 की, 2006 की नहीं, 2006 2 जनवरी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अचानक 8वें महीने में उनको पेन हुआ। तो कन्विंस के नाम पे हमारे पास एक बाइक थी, वो भी चाचा की थी, स्प्लेंडर। सुबह के 5 बजे हैं, 2 जनवरी है, मौसम आप समझ सकते हैं कैसा रहा होगा और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं
और हमारे घर के सामने रेलवे फाटक के ऊपर वो बन रहा था फ्लाईओवर। तो उस फ्लाईओवर के नीचे से, क्योंकि बारिश थी, कीचड़ थी, मैं आगे, मेरी वाइफ बीच में और पीछे मेरी मदर थी। और सुबह 5 बजे हम पहुंचते हैं एक हॉस्पिटल में, वहाँ डॉक्टर साहिबा को बुलाया जाता है। तो सुबह आने का भी एक अलग चार्ज रहता है, वो उनका सिस्टम है। मेरी जेब में उस समय मात्र 3300 रुपए थे। और डॉक्टर साहब आई, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला वो पानी निकलना शुरू हो गया है और मैं शायद इसको कवर नहीं कर पाऊंगी, आप इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। तो बड़े हॉस्पिटल के लिए वहाँ एक सूमो स्टैंड था, वहां से टैक्सी की गई, उन्होंने बोला 150 रुपए लगेंगे। तो मेरा दिल धड़क रहा था कि मेरे पास सिर्फ 3300 रुपए है और ये कोई 100 रुपए डॉक्टर साहब ले गई, 150 रुपए टैक्सी वाला ले गया, वहां क्या होगा। तो पलवल में ही आगरा चौक पे एक हॉस्पिटल है धारीवाल करके, तो वहाँ गायनाकोलॉजिस्ट थी पूनम जी, उनको वहाँ एडमिट कराया गया। और एडमिट करते ही पूनम जी बाहर आई, डॉक्टर साहिबा बाहर आई, उन्होंने बोला बच्चे को बचाएं या माँ को बचाएं। आप कल्पना करना, मेरी बॉडी कांप रही थी और मैंने मतलब रोते हुए बोला था कि माँ को बचा लो, क्योंकि वो बच्चा शायद खराब हो गया था, वो गल गया था, पता नहीं क्या इन्फेक्शन रहा उसमें। और कुछ समय बाद ट्रे में उस रबड़ की गुड़िया को रख के नर्स मेरे पास लाई कि ये आपका बच्चा है। आंखें बंद थी, शरीर पूरा था, लेफ्ट लेग और ये साइड उसका गला हुआ था। ट्रे को हाथ में लेके मेरे हाथ कांप रहे थे। ये सब इसलिए हुआ कि मेरे पास 300 रुपए अल्ट्रासाउंड के नहीं थे। गरीब आदमी एडजस्ट करता है ना, बच्चा घूम रहा है ना, हाँ हाँ घूम रहा है तो ठीक है, टेस्ट कराने को पैसे नहीं। पर उस दिन ना अंदर का हिल गया था कि परमात्मा एक चांस दे, मैं आग लगाऊंगा, मैं मतलब पैसे की बारिश करूंगा, ऐसा कुछ चलता था। उसके बाद अगले दिन डिस्चार्ज होना था, तो मैंने मेरे चाचा जी के पास, उस समय मारुति 800 थी, तो मैंने उनको बोला था कि वाइफ का नाम ब्रजेश है, कि वो 1 बजे डिस्चार्ज होगी, आप गाड़ी ले आना, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है, दूसरी साइड से घुमा के लाना पड़ेगा, तो बाइक से संभव नहीं है। तो 1:30 बजे मैंने फोन किया, तो उन्होंने बोला मैं तो यहाँ निकल आया कहीं, वो निकल गए थे। तो मैंने बोला मैंने आपको बताया तो था कि कब डिस्चार्ज होना। तो उन्होंने बोला मैं वापस आऊँ क्या? मैंने कहा नहीं, आप जाओ अपना काम करो। तो मैंने एक फ्रेंड को फोन किया, उनके बड़े भाई गाड़ी लेके आए और गाड़ी से उन्होंने मेरी वाइफ को बहुत सारा चक्कर काट के घर पहुंचे। उन्होंने बोला, मैंने उनको पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने बोला तू मेरा भाई नहीं है क्या? तो ये वो दौर है जब मेरे को पैसे की वैल्यू समझ में आ रही है, हर जगह कि पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। वो समय निकला। उसके बाद 1 साल बाद खुशी का जन्म हुआ। 23 दिसंबर 2006 को मेरी बेटी जो आज +2 में है, उसका जन्म हुआ। और उसके 6 महीने बाद ये आरसीएम मेरी जिंदगी में आया। और आरसीएम आया तो मैं इसको करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे चीजें समझ ही नहीं आ रही थी। नरेश जी बार बार बोलते थे कि आप कर सकते हो, आप मुझसे अच्छा कर सकते हो, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। तो मैं उनको बोलता था कि मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो लोग चल के आते हैं, मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, कैसे बताऊं, बताओ। तो वही बोलते थे आप बता सकते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने मेरे को जिस काम में भी देखा था ना, मैं टाइम पास के लिए काम नहीं करता, मुझे नंबर 1 जाना होता है। मैं टाइम वेस्ट के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे उस काम में नंबर 1 जाना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग में भी नंबर 1 जाना है, मैं यहाँ भी टाइम वेस्ट के मूड में नहीं हूँ। तो उन्होंने जबरदस्ती 3 जोड़ी पैंट शर्ट से मेरी ज्वाइनिंग कराई। उसके बाद एक सीडी सुनी, सीडी में सुना, और वो उस सीडी ने सब कुछ बदल दिया। तो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे पाइपलाइन की, तो उसमें पाइपलाइन की कहानी थी कि 2 दोस्त थे, दोनों उस समय दूर से पानी आता था, ये हैंडपंप और ये पाइपलाइन वाला चक्कर नहीं था। तो 2 दोस्त थे, वो गांव से दूर मीठी झील का कोई पानी था, उसे लाते थे, तो पर बाल्टी उन्हें पैसा मिलता था।
उनमें से एक दोस्त ने बोला कि ये पाइपलाइन भी तो बनाई जा सकती है। वहां से पाइपलाइन का जन्म हुआ और वो पाइपलाइन के दम पे उस एरिया का सबसे अमीर आदमी बना। तो उस सीडी में ये बताया गया कि पूरी दुनिया के 1% लोग पाइपलाइन बनाते हैं और पूरी दुनिया के 99% लोग बाल्टी वाला काम करते हैं, बकेट कैरियर। जब तक करेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन नहीं करेंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। तो मैंने चेक किया, मेरे दादाजी पुलिस में थे, जब तक जॉब में थे पैसा आया, नहीं तो नहीं आया। दादी को आधी पेंशन ट्रांसफर जरूर हुई, पर दादी जा चुकी है, वो पैसा बंद हो गया। फादर साहब आर्मी में थे, मेडिकल पेंशन रिटायर हुए, वो मेडिकल पेंशन आ रही है, वो मदर तक आएगी, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। पर वर्कशॉप बंद होते ही वो सारा काम बंद हो गया। तो मैंने एनालाइज किया कि जो जो काम हम जब तक करेंगे तब तक पैसा आएगा। मैं आईडीएम जॉब करता था, जब तक किया तब तक पैसा आया, छोड़ते बंद हो गया। पर ये एक व्यक्ति ऐसा बता रहा है कि एक ऐसा काम है जो पाइपलाइन बन सकती है, जो पैसिव इनकम बन सकती है, जो रेजिडुअल इनकम बन सकती है। तो मैंने कहा क्यों ना इसको किया जाए। और बोलते हैं ना वो, जैसे अंधे को 2 आंखें मिल जाएं, जिसके पैर नहीं है उसको 2 पैर मिल जाएं। तो मुझे उस तरह से नजर आया था आरसीएम। और आरसीएम की मीटिंग सेमिनार में जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, कोई मीटिंग मैंने नहीं छोड़ी। कोई किताब मिली, कोई टूल मिला, तो उस पर लेके चीफ गेस्ट के ऑटोग्राफ लेना, उस पर लिखवाना। तो चीफ गेस्ट लिखते थे यू कैन डू इट, बी कोर टीच कोर, इस तरह से। क्योंकि माननीय अवध साहब के भी प्रोग्राम मैंने देखे, कश्मीरी नेहरा जी के भी देखे। काम करना शुरू किया तो मोबाइल की शॉप छूट गई। तो जो रेगुलर इनकम 80-90 हजार रुपए की थी, जिससे मेरा परिवार चलता था, जिससे मेरे भाई बहन पढ़ते थे, या पापा की पेंशन थी, या वो इनकम थी, वो अचानक जब छोड़ूंगा तो बंद हो जाएगी। उसके बाद भी मैंने मुड़ के नहीं देखा, काम किया और 14 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। मैं अकेला नहीं बना, 9 रॉयल्टी अचीवर टीम से बने थे। और उसके बाद ऐसे लगा कि अब ये बिजनेस बहुत तेज गति चलेगा, अब वो सारे सपने पूरे होंगे, अब वो सारी कहानियां बनेंगी। मेरे घर में सबसे ज्यादा विश्वास मेरे ऊपर मेरी दादी करती थी। वो मेरे को आरसीएम का साहब बोलती थी। वो मेरी वाइफ को भी बोलती थी कि एक दिन पक्का साहब बनेगा, मैं तेरे को बता रही हूँ। मैं जब पहली बार रॉयल्टी अचीवर बना तो मेरी दादी स्टेज पे है, वो वीडियो में देखना, दादी ने ट्रॉफी ऐसे पकड़ी हुई है, वो मेरी दादी है। दादी को हमेशा भरोसा था कि ये कुछ करेगा, बहुत प्यार करती थी। कोई फल फ्रूट, कोई मिठाई घर में आती थी तो मेरी दादी मेरे लिए एक्स्ट्रा बचा के रखती थी, मेरे को इशारा करती थी इनको दे लेने दे, बाकी तेरे को बाद में दूंगी। बहुत प्यार था और बहुत भरोसा था। उसने ज्वाइनिंग भी करवाई थी कि कोई नहीं जुड़ रहा ना, तू मेरी ज्वाइनिंग डाल। तो मैंने कहा दादी इससे क्या होगा? बोली कुछ तो होगा, तू मेरी ज्वाइनिंग डाल। और उस समय पैंट शर्ट ही आते थे, दादी कौन सा पैंट शर्ट पहनेगी। कहने का मतलब है जिन्हें साथ देना होता है ना, वो किसी कंडीशन में दे जाते हैं, और जिन्हें नहीं देना होता, जो समर्थ भी होते हैं, उसके बाद भी उनके बहाने हो सकते हैं, नाटक हो सकते हैं। उसके बाद ये बिजनेस दोस्तों में गया, रिश्तेदारों में गया। दोस्तों ने अलग तरह के रिएक्शन दिए, रिश्तेदारों ने अलग तरह के रिएक्शन दिए। पर उसके बाद रिश्तेदारों को, दोस्तों को करना था या नहीं करना था, मुझे करना था। भूख मेरी थी, तड़प मेरी थी, मुझे जाना था। तो मैंने उस हिसाब से काम करना शुरू किया। सुबह 6 बजे निकलते थे, रात को 11 बजे अंदर आते थे। सुबह कोई टिफिन पैक करके नहीं जाता था, कोई लंच मेरे साथ नहीं होता था। भूखे पेट निकलता था, भूखे पेट एंटर करता था। और घर वाले कई बार बोलते थे कि ये तो मरेगा, इसकी तो हालत ऐसी है कि ये, क्योंकि मैं सुबह निकलता था, इसलिए निकलता था। घर वालों का रोज सवाल होता था आज कितने पैसे आए। तो आरसीएम तो महीने के महीने देता है ना, मैं उन्हें क्या जवाब देता। वो बाइक को मैंने कितने किलोमीटर चलाया, कितनी बाइकें बदली होंगी, क्या क्या किया होगा, कितनी दूर। कोई एक बंदा बता दे मेरठ है, मैं पहुंच जाता था। कोई बोले कपूरथला जाना है, मैं पहुंच जाता था। कोई बोले मेरे को राजस्थान जाना है, तो मैं पहुंच जाता था। एक एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति कहीं कोई मिल जाए जो मुझे ये कह सके कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं भी तैयार हूँ, मेरे भी सपने हैं, मुझे भी कुछ करना है। मैं एक एक आदमी को ढूंढता था। आज मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि आपके पास लोग हैं, लोग बुला भी रहे हैं और आप जा नहीं रहे। सर वो हमेशा नहीं बुलाएंगे आपको, अवसर हमेशा नहीं रहेगा, आपको जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति से करोड़ों का बिजनेस तैयार हो सकता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो शॉप धीरे धीरे सिमट गई और धीरे धीरे वो शॉप बंद हो गई। भाई दोनों एडवोकेट हो गए, वो उनकी शादियां हुई, उनका सारा कुछ हुआ। आरसीएम बिजनेस 2011 में आप सभी को पता है, राजस्थान सरकार ने इसको बंद कर दिया। गवर्नमेंट गाइडलाइन नहीं थी, हमें भी पता नहीं किस कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया था। उसके बाद 13 से आरसीएम शुरू हुआ और 13 से नॉन स्टॉप दोबारा से काम करना शुरू किया।
जब आरसीएम बंद हुआ तो मुझे घर वालों ने ये बोला कि अब तू अलग है। उस समय मेरी वाइफ ने 2 साल टीचिंग की, जबकि मैंने ठान रखा था कि मेरी वाइफ कभी जॉब नहीं करेगी, पर परिस्थितियां किसको क्या करवा दें कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। उन्होंने 2 साल जॉब की, 4,500 रुपए मिलते थे, 1,500 रुपए बेटी की फीस कट जाती थी, 3,000 रुपए मिलते थे, 100 रुपए रोज मैं गुजारा किया, क्योंकि अपने आप को इतना सीमित कर लिया था कि कोई शौक मौज नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल है कि कैसे ये समय निकल जाए। और 13 से शुरू हुआ, 8 महीने में वापस से रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी अचीवर बनते ही वाइफ को बोला रिजाइन दो, वाइफ ने रिजाइन दिया और पूरे स्टाफ को अगले दिन मैंने मीटिंग दी और स्टाफ में से ज्यादातर लोग ज्वाइन कर गए। वो अलग बात है उन्होंने काम किया नहीं किया, वो अलग बात है, पर वो सभी लोग ज्वाइन कर गए कि कुछ तो है, कुछ तो बड़ा हुआ होगा जो ये रिजाइन कर रही है। लोग तो तरसते हैं नौकरी मिल जाए, अगर रिजाइन कर रही है तो ये जो कहानी सुनाती थी कि रॉयल्टी में ऐसा होगा वो शायद हो चुका है। उसके बाद 4 साल में एमराल्ड गया। जब मैं पर्ल स्टार पर्ल था, पर्ल का लेवल मेंटेन था, मैं शिफ्ट हो गया फरीदाबाद। फरीदाबाद शिफ्ट होने का मतलब था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते, और मेरी इनकम 40-50 हजार रुपए थी। मेरे पास मौका था मैं वापस चला जाऊं, पर मेरे साथ एक रहता है कि मेरी गाड़ी में बैक गियर नहीं है। मैंने जो जगह छोड़ दी वो छोड़ दी, मैंने वो जॉब छोड़ी तो मैं वापस जॉब में नहीं गया। उसके बाद लगातार टीम ग्रो करती गई, अच्छे लोग मिले, जगदीश जी ने बहुत साथ दिया, शुरू से मेरे साथ हैं और आज स्टार एमराल्ड हैं। उधर प्रवीण नागर जी स्टार एमराल्ड हैं। अजीत सर का लगातार मेरे साथ सहयोग रहा और लगातार हम परिवार की तरह काम कर रहे हैं, वो एमराल्ड अचीवर है। और भी बहुत सारे साथी हैं, डॉक्टर साहब शुरुआती साथी हैं, उसके बाद प्रताप जी एमराल्ड हैं, उधर से पवन राठी जी भी एमराल्ड हैं। इधर से स्टार पर्ल की अगर बात करें तो डॉक्टर नवनीत जी हैं, बबलू जी हैं, उधर से मान सिंह जी हैं। तो धीरे धीरे टेक्निकल्स की संख्या बढ़ती गई तो चीजें बदल गई। मुझे याद है जब मैं बाइक पे वाइफ को लेने जाता था तो हम 2 लोग थे, और जैसे जैसे खुशी आई तो 3 हो गए, आयुष आया तो 4 हो गए। उस बाइक पे एक थैला आगे हैंडल पे रहता था, एक पीछे रहता था, और रोड बहुत बकवास था, कैसे कैसे आना होता था। जबकि शादी पे आदमी वादा करता है कि तू मेरी बन जा, तू मेरी रानी, तुझे महल दिवा दूंगा, तो महल कुछ नहीं था, वो बकवास वाला रोड था और एक पुरानी सी बाइक हो चुकी थी। उसके बाद कार भी आई, कार के बाद बड़ी कार भी आई, और आज अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो गई, टोटल। अभी कहीं जाना होता है, किसी प्रोग्राम में जाना होता है तो हमारे पास बड़ी गाड़ी है। अभी किसी को बताना नहीं पड़ता कि पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग आरसीएम में आने शुरू हो गए, क्योंकि 2025 आ गया जिसका हमें इंतजार था। जब मैं आरसीएम में ज्वाइन हुआ तो न्यूट्रिशन नहीं था, फुटवेयर नहीं था, हेल्थ कार्ड नहीं था, कीसोल नहीं था, गुड डॉट नहीं था, तुलसी पेंट नहीं था। तो आप पूछेंगे था क्या? था क्या? 70-80 प्रोडक्ट थे, उन्हीं से शुरू किया था। और एक भरोसा था कि सुनील नेटवर्क बनाओ, प्रोडक्ट जो जो आते जाएंगे आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा। और आज डेली हर दूसरे तीसरे दिन एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन। हमारे सामने जब प्रोडक्ट लॉन्च होते थे तो हम शोर मचाते थे ये आ गया, अभी तो हर दूसरे तीसरे दिन प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। अभी कोई बोलता है 700 है, कोई बोलता है 800 है, कोई एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि पर डे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, पर डे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। काम क्या किया? बोला काम कुछ नहीं किया, मेहनत किया, डेली फील्ड में रहा, डेली लोगों से बात की, 1 to 1 किया। ज्यादा दिन 1 to 1 नहीं करना होता, उसको वीकली में कन्वर्ट करना होता है। ज्यादा दिन वीकली नहीं करना होता, उसको सेमिनार में कन्वर्ट करना होता है। और सेमिनार एक ट्रेनिंग हर स्टेशन पे कंटिन्यू करते 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 बिजनेस पूरे भारत में फैल जाता है, पूरे भारत। आप कल्पना करके देखो, आप किसी स्टेट का नाम बोलो, उस स्टेट के लोग इस टीम में हैं। आप कल्पना करो, कोई दीव दमन बोलेगा, कोई अंडमान निकोबार बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा, वहां के लोग इस टीम में हैं। तो इसका मतलब क्या है? पाइपलाइन पूरे भारत में फैल गई कि नहीं? पूरे भारत के बाद ये पूरे वर्ल्ड में भी जाना है, इनकी तैयारी बहुत बड़ी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अलग तरह का कारोबार है। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है, कितने लोग मानते हैं? क्योंकि कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको मैं शॉर्ट में करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग बहुत दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। 200 बिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग
कभी ना खत्म होने वाला कारोबार है। अगर डायरी पेन हो तो लिख लेना, कभी ना खत्म होने वाला कारोबार है। 7 पीढ़ी नहीं 70 पीढ़ियों तक भी चलने वाला कारोबार है। क्योंकि इसका पहला कारण है, जब तक इंसान धरती पे रहेगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलेगी। जब तक वो खाना खाता रहेगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलेगी। जब तक वो कपड़े पहनता रहेगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलेगी। जब तक वो शौक पालते रहेगा, शौक होते हैं ना गाड़ी के, घूमने के, तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलेगी। जब तक वो घूमना पसंद करता है तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलेगी। जब तक उसकी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां हमेशा रहेगी तो डायरेक्ट सेलिंग चलेगी। जब तक उसके सपने हैं और जब तक वो जिंदा है तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलेगी। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, ये लोगों की जरूरतों का बिजनेस है। और जो काम जरूरतों पे डिपेंड हो और जरूरतें हमेशा रहेंगी तो वो काम हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। आप कल्पना करके देखो, आपकी टीम में डॉक्टर भी आएंगे, वकील भी आएंगे, इंडस्ट्रिस्ट भी आएंगे। अभी ट्रेडिशनल मार्केट के लोग आने शुरू हो गए हैं और उनके टर्नओवर रहते हैं 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। उस तरह का व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग में आएगा तो यहाँ क्या करेगा? 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो आपका टर्नओवर कहाँ जाएगा? आप कहाँ होंगे? कल्पना कीजिए। क्योंकि हमने शुरुआत उन लोगों से की थी जैसे लोग हमारे पास थे। हमने उस एरिया से शुरुआत की थी जैसे एरिया में हम रहते थे। हमने उन साधनों से शुरुआत की थी जो साधन हमारे पास थे। हमारे पास प्रिंटेड प्लान फाइल नहीं हुआ करती थी, प्रिंटेड नहीं, कोई मसाला नहीं होता था। जगदीश जी ने प्लान डिजाइन किया, उसके ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी करके फाइल में लगा के, मेरे पास फाइल है, मैं दिखा दूंगा आपको। हमने कोई नाटक किया ही नहीं, हमारे पास नाटक करने का समय ही नहीं था। ये देखिए, ये रही वो फाइल। हम पूछते थे आपकी प्राथमिकता क्या है, उसमें लिखा होता था अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, खुद का व्यवसाय, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास। तो व्यक्ति बोलता था, इसमें से कुछ पे पॉइंट करता था। फिर हम आगे चलते थे, फिर उसको बदलाव दिखाते थे। फिर हम आगे चलते थे, महंगाई का सर्वे दिखाते थे कि आजादी से पहले 80% लोग गरीब थे, 20% लोग अमीर थे। आजादी के बाद 70, 75, 80 साल लगातार होने के बाद भी 80% गरीब हैं। उसके बाद ये दिखाते थे कि 2020 आएगा। ये आप देखो फोटो कॉपी, इसको दिखा दिखा के हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। और आज आपके पास सब कुछ कलरफुल है, सब कुछ प्रिंटेड है, सारे हथियार हैं, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, आपके पास ट्रेनिंग्स हैं, आपके पास होटल्स हैं। हम तो धर्मशालाओं में, स्कूलों में, बेंचों पे चौक से जब लिखते थे तो काला कोड बिल्कुल व्हाइट हो जाता था, पर कभी कोई शिकायत नहीं। कभी ये नहीं बोला सर अपलाइन सर कोई हेल्प, मतलब नहीं था। एक लाइन चलती थी, सक्सेस के लिए क्या चाहिए वो बताओ, वो करेंगे। कामयाबी चाहिए सर, बताओ क्या करेंगे। वो जो बताते थे हम कर देते। आज हमें कोई, मतलब मुझे आता है कि लोग यही नहीं, सवाल ही नहीं करते सक्सेस चाहिए, उल्टा हम बताते हैं चाहिए क्या चाहिए भाई साहब। हाँ भाई साहब चाहिए, हाँ भाई साहब चाहिए। अरे भूख लगी होगी तो चीखेगा। मुझे आज भी याद है, जब मैं ग्रेटर नोएडा जाता था, बोटेनिकल गार्डन मेट्रो से उतरता था 4 सवारियां बदल के घर से ऑटो, पलवल से फिर बस से मेट्रो से वहां जाओ, और वहां फिर एक और बस हमें तिलपता या दादरी या फिर परी चौक, 2 ही ठिकाने थे, परी चौक या तिलपता, या तो परवीन जी या फिर महेंद्र जी मानसिंह, 2 ही ठिकाने थे। तो वहां एक 15 रुपए में पूड़ी दिया करता था, 5 पूड़ी और आलू की सब्जी। हाँ। तो आलू की सब्जी अनलिमिटेड थी, पूड़ियां लिमिटेड थी। पेट भरना है तो क्या करता था मैं, पूड़ी धीरे धीरे खाता था, सब्जी 3-4 बार पी जाता था। वो कहता भाई साहब पूड़ी तो खाओ। मैंने कहा वो मैं खा रहा हूँ ना, आपको सब्जी देनी है ना। वो हाँ ये तो वो भी 2 बार 3 बार देख के कैसा देखता होगा। उसके बाद इतना पानी पीना कि ये यहाँ तक फुल हो जाए, क्योंकि मुझे पूरे दिन काम करना, मुझे 9 बजे तक 10 बजे तक काम करना। यही परवाह नहीं थी कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पर आजकल लोग आराम पसंद हैं, जरा सा 10,000 का चेक आ जाए तो साहब हम तो साहब हैं।
और हमें आज भी इस चेक पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस चेक को मैं एक जीरो नहीं लगाऊंगा तो आप सबके चेक में एक जीरो नहीं लगेगी। मुझे तड़प है कि इस चेक में एक जीरो लगे, ताकि आपके चेक में अगर आपका 10,000 है तो 1 लाख हो जाए, 20,000 है तो 2 लाख हो जाए, 30,000 है तो 3 लाख हो जाए। वो तभी होगा जब मुझे पता है मैं इसमें एक जीरो लगाऊंगा। मुझे आज भी दौड़ लगानी है उन लोगों के लिए जिनका लेवल चेंज करा, वो लोग जो मेरी तरह आज बाइक पे ठंड में मरते हैं, वो लोग जो रुमाल लपेट के वो मफलर डाल, इधर डाल, अंदर गर्म ये डाल, वो डाल, क्या क्या डाल, उस ठंड में जो मरते हैं ना, तो मुझे याद आता है कि मैं और जगदीश जी, क्योंकि मैंने जिनके साथ बाइक पे फील्ड किया, अजीत सर के साथ मेरी बाइक पे फील्ड रही है, परवीन नागर जी के साथ बाइक पे फील्ड रही है मेरी, डॉक्टर लखन जी के साथ बाइक पे फील्ड रही है, महेंद्र जी मान सिंह सर के साथ भी हमारी फील्ड रही है, और लकीली वो उन सबके पास आज गाड़ियां हैं, उन सबके पास गाड़ियां हैं। तो मुझे लगता है कि आप जिनके साथ भी फील्ड करोगे उनकी लाइफ बदलेगी, उनकी लाइफ बदले बगैर आपकी लाइफ नहीं बदल सकती। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्या है डायरेक्ट सेलिंग? पुराना सिस्टम क्या है? एक कस्टमर होता है, वो दुकान पे जाता है, दुकान वाला होलसेलर पे, वो C&F एजेंट पे जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट होती है, कंपनी बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? आप और कंपनी, कंपनी के कस्टमर भी आप, रिटेलर भी आप, होलसेलर भी आप, एजेंसी भी आप, एडवर्टाइजमेंट वाले भी आप, सब कुछ, सारी ताकतें आपको हैं। कंपनी के 2 काम है, प्रोडक्ट बनाना और आप तक पहुंचाना, और आपके काम क्या है? पहले 100% यूजर बनना। बन सकते हैं यूजर? लोग इसी पॉइंट पे फेल हैं। अभी उनसे बोलो तो उनके कपड़े नहीं बदले, जूते अभी नहीं बदले सर, अंडरगारमेंट सर अभी नहीं बदल पाया सर ये है सर अभी नहीं हो पाया सर, ये है सर वो नहीं हो पाया सर। और हमें याद है, जगदीश जी को याद होगा, जाट धर्मशाला पलवल में एक प्रोग्राम हुआ, वहां पता नहीं कौन सीनियर आए थे, उन्होंने बोला जो लोग फुल ड्रेस कोड में हो वो खड़े हो जाएं, केवल उन्हीं की रॉयल्टी आएगी, और जो फुल ड्रेस में नहीं है उनकी नहीं आएगी। तो मुझे याद है, पलवल जूते नहीं थे, सोना आ गए थे, पलवल आए नहीं थे, हम वेट कर रहे थे कि पलवल शूज आ जाएं, तो हमने अपने जूतों की तरफ देखा और खड़े नहीं हुए, और लोग खड़े थे तो बोला इन्हीं की रॉयल्टी आएगी। तो हमने बोला हम कौन से टाइम पास करने आएंगे सर, हमारे जूते रोक जाएंगे क्या रॉयल्टी? बाइक में किक मारी और हम पहुंच गए सीधे सोना, पलवल से 30 किलोमीटर, जूते लाए, मैंने कहा देखते हैं कौन रोकता है रॉयल्टी। तो हमने तो उस हर बाधा को हटा दिया, हर बाधा को, जो हमारी कामयाबी में बाधक थी, उन सब चीजों को साइड कर दिया, सब चीजों को साइड कर दिया, तीज त्योहार, रिश्तेदार, यार, सब साइड, सब साइड, सब साइड। हमें बोला गया 5 साल कोई तीज त्योहार नहीं, कुछ नहीं, केवल RCM करना है। हमने बोला 5 साल नहीं सर, 10 साल करवा दो, पर इस जिंदगी से छुटकारा दिलवा दो कैसे। वो जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता, वो जिंदगी मैं जीना ही नहीं चाहता। मेरे घर में पानी भर जाता था, मैं और मेरी वाइफ बाल्टी से बाहर निकाल रहे हैं, वो जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता। लाइट चली जाती थी, कूलर बंद हो जाता था, छत पे चटाई लेके जाओ, जून की गर्मी में बढ़िया गरम गरम बिस्तरा मिलेगा, उस पर चटाई बिछाओ और सो, तो आतंक मचता था। मैंने कहा ये जिंदगी नहीं जीनी यार। आज बहुत सारी चीजें RCM के माध्यम से बदल गई। आज 24 घंटे की लाइट है, आज तीनों रूम में AC है, आज कोई उस तरह का व्यवधान नहीं है, पर आज भी लगता है कि अभी रेस अधूरी है, अभी बहुत काम करना। अभी बहुत लोग हैं जिन्हें मेरी स्टोरी की जरूरत है, बहुत लोग हैं जिन्हें मेरी कहानी की जरूरत है, बहुत लोग हैं जिन्हें मेरी ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत लोग हैं जिनकी मुझे काउंसलिंग करनी है, बहुत लोग हैं जिन्हें मुझे राजा बनाना है, बहुत लोग हैं जिन्हें, जो मेरी तरह मेरे से भी कई गुजरी जिंदगी जी रहे हैं। आपको जो चेक आता है ना, आपको जो भी चेक आता है, आप उसका थैंक यू किया करो दोस्त। वो चेक किसी का ड्रीम हो सकता है, आपको तो आ रहा है, आपकी वो बाइक किसी का ड्रीम हो सकती है, थैंक यू तो करो उसके लिए। क्योंकि जिन चीजों के लिए आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखोगे, वो चीजें आपकी बढ़ेंगी, वो चीजें आपकी ग्रो होंगी। और अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग आने शुरू हैं, तो हमारे बीच में मैं मिलवाना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। डॉक्टर अनीता मिश्रा जी, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, गोंडा में डॉक्टर हैं, वो भी शायद 1-2 मिनट लेंगी, तो अगर वो को-होस्ट हैं तो एक बार अनम्यूट करें और अपने बारे में बताएं। 2 महीने हुए हैं और लगातार ड्यूटी चार्ज पे उनका बहुत अच्छा काम हो रहा है क्या हमारे बीच? Yes, sir. She is co-host now. ओवर टू यू डॉक्टर साहब।
अनम्यूट करें एक बार। दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर अनीता मिश्रा जी अगर सुन पा रही हो तो एक बार अनम्यूट अनम्यूट करना है मैम। ये रेड वाला जो है ना, ये वाला आपको ओके ओके ओके। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? यस यस यस। तो मुझे 2021 में प्रहलाद सिंह जी से यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिला था, और 2021 में मैं मिसेस इंडिया भी रह चुकी हूँ, और 2022 में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करके मिसेस एशिया भी जीत लिया था। मुझे फरीदाबाद का रामानंद जी ने बताया आरसीएम के बारे में और न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स के बारे में। पहले तो मैंने अपने ऊपर उसको इस्तेमाल किया, तो मैंने देखा 2-3 महीने में काफी इंप्रूवमेंट मेरे सेहत में और मेरा एनर्जी लेवल में था। तो मैंने अपने पेशेंट को भी न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर लिया। और मुझे आरसीएम के बारे में क्या अच्छा लगा कि इसमें इतने सारे मतलब हजारों लाखों लोगों को ये रोजगार दे रहा है, स्पेशली महिलाओं के लिए। देखिए, वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, और आरसीएम में टाइम का पाबंदी नहीं है, तो वो किसी टाइम में अपना काम कर सकती है, फैमिली को भी टाइम दे सकती है, प्लस कुछ पैसा कमा सकती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। और फिर इसमें आरसीएम ने मैंने देखा एक कंसिस्टेंटली बढ़ता एक इनकम मिलता है इसमें, और पीढ़ी दर पीढ़ी को वो मिलता है। और फिर ये मुझे कहना था कि इतने सारे आप जैसे लीडर्स के साथ उठना बैठना, आपके मार्गदर्शन इसमें मिल रहा है, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही एक अच्छा चीज है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे महिलाओं से कि इससे जुड़े और अपना फाइनेंशियल लेवल को बढ़ाए, अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें, और अपना मतलब एक सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाए, दूसरे के सामने पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े किसी भी महिला को। तो ये चीज हमें अच्छा लगा, इसलिए मैं आरसीएम में आई हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो मैं जो जिक्र करता था आपसे कि अब उस क्लास के लोग, उस तरह के लोग जब इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत स्पीड से चलने वाला है, और आगे बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। और कल मेरी मीटिंग है एक्सपीरियंस सेंटर फरीदाबाद में, कल मैं विजिट करा रहा हूँ, और अगर वो फाइनल हुई तो एक्सपीरियंस सेंटर फरीदाबाद में आ जाएगा। एक व्यक्ति मिल गए हैं जो नेवी से लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर हुए, और अभी उनका 100 करोड़ का बिजनेस है। बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, और कल अगर ये डील डन हो जाती है, क्योंकि उनकी तरफ से डन है, उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि कंपनी क्या मेरे स्पेस को फाइनल कर देगी तो मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। तो अब उस तरह के अगर लोग आएंगे तो फिर बिजनेस को उठने में समय नहीं लगेगा। और अगर आपको दिग्गजों से बात करने में डर लगता है, अगर आपको पोटेंशियल व्यक्ति से बात करने में डर लगता है, तो इसका मतलब अभी आप कंसेप्ट को ही नहीं समझे। आपके कंसेप्ट में इतना दम है कि आप एक मिनिस्टर से ज्यादा बड़ी पावर रखते हैं। आज मिनिस्टर्स को अगर आप बोलिए कि 100 लोगों को रोजगार देना है तो शायद पॉसिबल नहीं है, शायद पॉसिबल नहीं है। वो बोलते हैं आत्मनिर्भर बने, पर एक डायरेक्ट सेलर को बोला जाए पूरे भारत को रोजगार देना, वो तैयार बैठा है। उसे पता है राशन से रोजगार बनना है, डेली नीड की यूज होने वाली चीजों से रोजगार देना है, वो तैयार बैठा है। कितने दिग्गज लोग आपके साथ आने वाले हैं, क्योंकि आप क्या हो, आपके अगल बगल कैसे लोग हैं, आपकी वैल्यू कैसे बढ़ती है। जैसे मेरी टीम में ग्रेटर नोएडा से 3 भट्टों के मालिक विजेंद्र भाटी जी रहे, वीरपाल भाटी जी जिनके 3 पेट्रोल पंप थे। तो जब ये दिग्गज लोग आपके सराउंडिंग में आते हैं तो आप क्या बन जाओगे, आप क्या हो जाओगे, आप भी दिग्गज हो जाओगे। आपकी पहचान क्या है, आपके लोग, आपके किसके लोग। ये सब संभव तब है जब आपके पास कंसेप्ट की पक्की पूरी जानकारी हो, कि आप बता सकें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। 200 बिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 70 to 80% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में हैं, क्योंकि ये उन्हीं का कारोबार है, उन्हीं का बिजनेस है। क्योंकि खर्चा और चर्चा, यूज एंड प्रमोट सबसे ज्यादा कौन कर सकता है, महिलाएं कर सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि महिलाओं को उसमें आप एंट्री कराएं। और 8 मार्च को महिला दिवस दिल्ली होने जा रहा है, लास्ट ईयर भी था। उसमें क्या होता है साहब, उसमें वो सरकार जो हमारा 2011 में सरकार ने बोला आप ये गलत काम है, वही सरकार आपको थैंक यू करने वाली है कि आप इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
डायरेक्ट सेलर कभी सरकार के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो सिर्फ एक चीज मांगता है, उसको शाबाशी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। कोई पीठ ठोक देगा तू अच्छा काम करना, बस। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, उसे कोई सरकार से कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ एक डिमांड है। तो सरकार ने 2021 में कानून बना दिया कि लीगल बिजनेस है और सरकार ही इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो बहुत सारी महिलाएं 8 मार्च को उसमें शिरकत करने वाली हैं। तो जब गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी, जब गवर्नमेंट इसके कैंपेन चलाएगी, तो आप समझ सकते हैं ये इंडस्ट्री किस ओर होने जा रही है। अरे फिल्म इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी तो महिलाएं उसमें काम ही नहीं करती थी। अरे जेंट्स को महिलाओं का मेकअप करके एक्टिंग कराई जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छे घरों के लोग फिल्में देखते नहीं थे, वो छुप छुपा के जाते थे कि माँ बाप मारेंगे। और आज आलम क्या है, एक छोटे से सीरियल में रोल मिल जाए तो आप सेलिब्रिटी हो, लोग आपके साथ सेल्फी खींचते घूमेंगे। ये तो उस सीरियल में काम करते, छोटे से बच्चे की आज वो इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हो गई। आज वो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग संसद में बैठे हैं, केवल हाथ हिलाते हैं और वोट आ जाती है। आप सोच के देखना, डायरेक्ट सेलर कितनों को रोजगार दे रहा है, ये कितनी बड़ी सेलिब्रिटी बनेगा, आप अंदाजा लगाइए एक बार। ये नहीं बैठेगा संसद में, क्या लग रहा है आपको? क्यों नहीं बैठेगा संसद में? क्यों नहीं बैठेगा? सतीश पंडित जी का विजन उधार ले रहा हूं, 1500 रुपए का सफर आपको राष्ट्रपति भवन तक ले जा सकता है। 1500 रुपए का सफर, पर ले कब जाएगा? टेक्निकल बनने के बाद। टेक्निकल से पहले सोच अलग होती है, टेक्निकल के बाद सोच अलग हो जाती है। और रूपी बनने के बाद तो हरियाली हरियाली है। वो चार्ट डिजाइन किया जगदीश जी ने, उसमें 7 वाइटल्स बताए गए हैं, उनका कलर रेड है। वहां तक चैलेंज है, स्टार बनने तक चैलेंज है, स्टार की इनकम तक चैलेंज है, उसके बाद चैलेंज निकल के बाहर हो जाते हैं। लगातार 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 ग्रोथ होती रहती है। तो इस काम को शिद्दत से करो, इसको टाइम पास के लिए मत करो, इसको सिर्फ साल 2 साल गिनने के लिए मत करो कि सर 4 साल हो गए सर, 5 हो गए सर। ये जो बेचारगी वाली लैंग्वेज है ना, इससे बात बनने वाली नहीं है, बेचारापन से बात बनने वाली नहीं है। लीडर वाली भाषा होनी चाहिए, लीडर वाला कमिटमेंट होना चाहिए, लीडर वाली लैंग्वेज आपकी अगर होगी, आंखों में आंखें डाल के बात करोगे। आंखों में आंखें डाल के कौन बात करता है? मुझे शुरू से आदत थी आंखों में आंखें डाल के बात करने की, पर मैं ना तो मोबाइल के काम में ना सेल्स के काम में आंखों में आंखें नहीं डाल पाता था, क्योंकि वहां मुझे कुछ ना कुछ झूठ बोलना था। पर मैं गर्व करता हूं, मैं आरसीएम में हूं, अभी मैं सिर्फ आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं, क्योंकि जो लोग हैं जो जानते हैं कि जो आंख चुराता है वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ये उस तरह का बिजनेस है, ये आपको रोल मॉडल बना सकता है, नेशनल हीरो बना सकता है, इंटरनेशनल हीरो बना सकता है, पूरे भारत में आपकी पहचान करा सकता है, ये आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकता है। नहीं, मैं अगर मोबाइल की शॉप पे रहता तो मेरी बाउंड्री क्या थी? मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता था, मेरी वाइफ को लेने भी छोटा भाई जाता था, मैं अपनी ससुराल तक नहीं जा सकता था। आप कल्पना तो करो थोड़ा सा, कई बार भाई को भेजता था, मेरी वाइफ बोलती थी आप क्यों नहीं आते? मैंने कहा आपको तो पता है ना मेरे पास टाइम नहीं है। पर आज ये आपको टाइम फ्रीडम देगा, ये आपको मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, ये आपको सिक्योरिटी देगा, ये आपको सब कुछ देगा। सिक्योरिटी की बात करें तो बिल्कुल ताजा उदाहरण मेरी सिस्टर के साथ है। अप्रैल 2024 में रिश्तेदार दुनिया से चले गए, पर आज उनका घर उस रॉयल्टी की इनकम से चल रहा है। उनके 4 बच्चे स्कूल में इसी आरसीएम के पैसे से पढ़ते हैं, उनके घर का राशन इसी आरसीएम के पैसे से आता है, उनका 30 त्योहार इसी आरसीएम के पैसे से होता है। क्यों ना करूं मैं आरसीएम? मुझे आप एक कारण बता दो, कहीं और कहीं इस तरह का मिलता हो तो बताइए तो सही आप मेरे को। बहुत लोग मेरे को बोलते थे आरसीएम की जगह ये कर लो, मैं उनसे बोलता था आरसीएम ये देता है, अगर आपका सिस्टम देता है तो बताइए ना मेरे को। आवाज नहीं आती थी, आवाज बंद हो जाती थी, क्योंकि मुझे भरोसा है, मुझे आरसीएम के लिए ऊपर वाले ने चुना है, मेरे उस्ताद ने मेरे साथ मेहनत की है, और उस पे मैं खरा उतरूंगा कि मुझे इसको बहुत बड़ा करना है। अब मैं आता हूँ मैगजीन पे, क्योंकि मेरे को ये 40-50 मिनट में खत्म, लंबा सेशन नहीं करना है इसको।